आप सभी लोगों की मांग थी और मेरे से ये शिकायत भी थी आप लोगों की कि जो एडिटोरियल रहते हैं, जो आर्टिकल रहते हैं, जो संपादकीय रहते हैं, उन पर हम लोग विस्तार से बात नहीं कर पाते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक शाम के टाइम में एक क्लास रखेंगे आपकी, और एक क्लास आप देखेंगे 4 से 6 बजे के बीच आ जाया करेगी हर हाल में। और इसमें अलग अलग न्यूज़पेपरों के जो एडिटोरियल रहते हैं उन्हें हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लिया करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि इस तरह के जो एडिटोरियल रहते हैं, आर्टिकल रहते हैं, वो आपकी मुख्य परीक्षा के लिए, निबंध के लिए, और आप देखिए अगर कहीं आप बहस करने लगते हैं तो उसके लिए आप लोगों को काफ़ी बेस मजबूत करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों को मिलते हैं यहाँ से। और एक न्यूज़पेपर के हम लोग आर्टिकल नहीं देखेंगे, कई न्यूज़पेपरों के, हिंदी मीडियम के जो न्यूज़पेपर है, जैसे आप देखिए दैनिक भास्कर हो गया, दैनिक जागरण हो गया, जनसत्ता हो गया, हिंदुस्तान हो गया। अगर आप लोगों को इंग्लिश से द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल अगर आपको चाहिए तो आप लोग बताइएगा, फेसबुक पर उन आर्टिकल को शेयर कर दिया करेंगे, तो वहाँ से आप लोग उन्हें भी पढ़ सकते हैं। चलिए, तो आज आप सभी जानते हैं कि 1 दिसंबर है, 2022 लग चुका है, तो नया महीना है, नए जोश के साथ आप लोग पढ़िएगा। और सबसे पहले आप देखते हैं कि दैनिक भास्कर का एक आर्टिकल है आपका, जो आप देख रहे हैं कि सरकार के बीच और हमारी न्यायपालिका के बीच जो तनातनी चल रही है, कड़वाहट देखने को मिल रही है, उसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है। और हमारी न्यायपालिका की बात होती तो आप सभी जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है, और संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट की। और आप देखते हैं कि 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, और संविधानिक संस्था है, अनुच्छेद 124 को आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान में आप देखेंगे 34 न्यायाधीश है, एक आपका मुख्य न्यायाधीश है, 33 अन्य न्यायाधीश है। इनके सेवा में निवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। और दूसरी बात आप लोग ये भी याद रखिएगा, क्या याद रखना है आप लोगों को, कि इस तरह के आर्टिकल के जो महत्वपूर्ण पॉइंट रहते हैं उन्हें आप लोग नोट करके अपने पास रख सकते हैं, निबंध के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए, जो अच्छा लगा करे। ठीक है। और इनके जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात हो रही है ना, उसी को लेकर विवाद बना हुआ है। विगत कुछ समय से न्याय से कार्यपालिका के शीर्ष पदों पर बैठे लोग जनमंचों से कॉलेजियम सिस्टम की बुराई कर रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम कहने का मतलब है न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, न्यायपालिका में, तो उसी को लेकर बात हो रही है। हमारे केंद्रीय कानून मंत्री ने पूछा कि संविधान के किस भाग में कॉलेजियम का प्रावधान है। और दरअसल आज़ादी के बाद 43 वर्षों तक सरकार जजों की नियुक्ति करती रही, लेकिन इस प्रक्रिया में राजनीतिक हित को की प्रधानता होने लगी। फर्स्ट जजेज केस एसपी गुप्ता केस के बाद के फैसले में सन 1993 से कॉलेजियम सिस्टम शुरू हुआ है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि अकेले सरकार के बीच आप देख रहे तनातनी चल रही है। जो चुनाव आयोग में नियुक्ति होती है उसमें पूरी तरह से हस्तक्षेप किसका रहता है? सरकार का रहता है, क्योंकि राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है चुनाव आयुक्तों की। तो सुप्रीम कोर्ट उस पर भी सवाल उठा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में जिन न्यायाधीशों की जिस तरह से नियुक्ति होती है ना कॉलेजियम व्यवस्था से, तो उस पर सरकार की आप देखिए कि मंत्री सवाल उठा रहे हैं। और ये सिस्टम आप देखेंगे 1993 से शुरू होता है कॉलेजियम का, और जजों की नियुक्ति का अधिकार न्यायपालिका ने अपने हाथों में ले लिया है। और जाहिर है कि सरकार को यह नागवार गुजरा, और तब से लगभग इस सिस्टम को लेकर तमाम अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल ही नहीं, कानून मंत्री, अन्य मंत्री भी इसके खिलाफ बोलने लगे हैं। कांग्रेस के समय में आप देखिए, कांग्रेस जब केंद्र में सत्ता में थी तो वो भी इसकी आलोचना करती थी। जजों की नियुक्ति की संस्तुतियों पर महीनों सरकार अमल नहीं करती थी, और या अनुशंसा पत्र वापस भेज देती थी। और करीब आधा दर्जन फैसलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि अगर जज बनाने के लिए किसी नाम की संस्तुति कॉलेजियम दोबारा करे तो नियुक्ति पत्र देना सरकार के लिए बाध्यकारी होगा। और पर ताजा जानकारी के अनुसार कॉलेजियम ने हाईकोर्ट्स में जजों की नियुक्ति के लिए जो 21 नाम भेजे थे, उनमें से सरकार ने 19 को वापस कर दिया है, और 10 नाम दोबारा भेजे गए, वे भी सरकार नहीं माने। क्या हमारा सिस्टम अपरिपक्व ही बना रहेगा? ये सवाल उठ रहा है। ठीक है। और अगला आप देखिए, दैनिक जागरण का ही ये आर्टिकल है, और भारत के हाथों में G20 की जो अध्यक्षता आई हुई है उसी को लेकर लिखा जा रहा है। और इसमें अगर हम लोग बात करें G20 की, तो आप देखते हैं कि इसमें आपके 19 तो सदस्य और एक यूरोपीय यूनियन शामिल है, आप देखेंगे इसमें। और G20 की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? G20 की स्थापना कब हुई थी बताइए?
G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी और इसका उद्देश्य है वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना। और इसमें 20 सदस्य आप देखते हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ आप लोग देखते हैं। तो G20 की पिछली 17 अध्यक्षता के दौरान बेहद आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने की, अंतर्राष्ट्रीय कराधान को तर्कसंगत बनाने और विभिन्न देशों पर कर्ज के बोझ को कम करने समेत कई महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं और हम इस उपलब्धियों से लाभान्वित होंगे तथा यहाँ से और आगे की ओर बढ़ेंगे। और अब जब भारत ने G20 अध्यक्षता का अहम दायित्व ग्रहण किया है तो मैं स्वयं से यह पूछता हूँ कि क्या G20 अभी भी और आगे बढ़ सकता है और क्या हम समग्र मानवता के कल्याण के लिए मानसिकता में मूलभूत बदलाव लाने की पहल कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं और परिस्थितियां ही हमारी मानसिकता को आकार देती हैं। अतीत से ही मानवता का जो स्वरूप होना चाहिए था उसमें कुछ कमी दिखी है और हम सीमित संसाधनों के लिए लड़े क्योंकि हमारा अस्तित्व दूसरों को उन संसाधनों से वंचित करने पर निर्भर था। विचारधाराओं और पहचानों की भी टकराव एवं प्रतिस्पर्धा को ही आदर्श मान बैठे। दुर्भाग्य से हम आज भी उसी शून्य युग की मानसिकता में अटके हुए हैं। हम इसे जब विभिन्न देश से कुछ इलाकों या संसाधनों के लिए आपस में लड़ते हैं, हम इसे तब देखते हैं जब आवश्यक वस्तु की आपूर्ति को हथियार बनाया जाता है और हम इसे तब देखते हैं जब कुछ लोगों द्वारा टीकों की जमाखोरी की जाती है, भले ही अरबों लोग बीमारियों से असुरक्षित हों। यानी कि कोरोना महामारी के बीच बात हो रही है। एक तरफ आप देख रहे हैं लोग मारे गए जा रहे थे बिना टीका के अभाव में और दूसरी तरफ इसका स्ट्रोक किया जा रहा था, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और इसमें आप देखेंगे कि कुछ लोग यह दलील दे सकते हैं कि टकराव और लालच मानवीय स्वभाव है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। और अगर मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वार्थी है तो हम सभी में मूलभूत एकात्मिकता की हिमायत करने वाली तमाम आध्यात्मिक परंपराओं के स्थायी आकर्षण को कैसे समझा जाए। भारत में प्रचलित ऐसी ही एक परंपरा है जो सभी जीवित प्राणियों और यहाँ तक कि निर्जीव चीज़ों को भी एक समान ही 5 मूल तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की पंच तत्व से बना हुआ मानती है और हमारे भौतिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय कल्याण के लिए हमारे अंतस और बाहरी परिवेश में इन तत्वों के बीच सामंजस्य आवश्यक है। भारत की G20 अध्यक्षता एकता की इस सार्वभौमिक भावना को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगी और इसलिए हमारी थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। और यह सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि आप देखेंगे कि यह मानवीय परिस्थितियों में उन हालिया परिवर्तनों को ध्यान में रखता है जिनकी सराहना करने में हम सामूहिक रूप से विफल रहे हैं। आज हमारे पास विश्व में सभी लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त उत्पादन करने के साधन है। आज हमें अपने अस्तित्व के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, हमारे युग को युद्ध का युग होने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज जब हम जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, महामारी जैसी जिन सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उनका समाधान आपस में लड़कर नहीं बल्कि मिलकर काम करके ही निकाला जा सकता है। और आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि आतंकवाद हो, चाहे जलवायु परिवर्तन हो, महामारी हो, इससे आप देखते हैं कि पूरी दुनिया प्रभावित होती है, चाहे वो गरीब देश हो, अमीर देश हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है। और सौभाग्य से आज की जो तकनीक है वह हमें मानवता के व्यापक पैमाने पर समस्याओं का समाधान करने का साधन भी प्रदान करती है। आज हम जिस विशाल वर्चुअल दुनिया में रहते हैं उससे हमें डिजिटल प्रौद्योगिकी की व्यापकता का भी पता चलता है। भारत इस एकल विश्व का सूक्ष्म जगत है और जहाँ विश्व की आबादी का छठा हिस्सा रहता है और जहाँ भाषाओं, धर्मों, रीति रिवाजों और विश्वासों की विशाल विविधता है। और खासकर हमारे देश में आप देखते होंगे हिंदू, मुस्लिम, जैन, बुद्ध, ईसाई, सिख, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर समुदाय के लोग, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। सामूहिक निर्णय लेने की सबसे पुरानी ज्ञान परंपरा वाली सभ्यता होने के नाते भारत दुनिया में लोकतंत्र के मूलभूत डीएनए में योगदान देता है और लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की राष्ट्रीय सहमति किसी आदेश से नहीं बल्कि करोड़ों स्वतंत्र आवाजों को एक सुरीले स्वयं में मिलाकर बनाई गई है। आज भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और हमारी प्रतिभाशाली युवाओं की रचनात्मक प्रतिभा का पोषण करते हुए हमारा
नागरिक केंद्रित शासन मॉडल बिल्कुल हाशिए पर खड़े लोगों का भी ख्याल रखता है। हमने राष्ट्रीय विकास को ऊपर से नीचे की ओर शासन की कवायद नहीं बल्कि एक नागरिक नेतृत्व वाला जन आंदोलन बनाने की कोशिश की है। और हमने ऐसी डिजिटल जन उपयोगिताएं निर्मित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जो खुली, समावेशी और अंतर संचालनीय है। और इनके कारण सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति प्रगति हुई है। और इन सभी कारणों से भारत के अनुभव संभावित वैश्विक समाधानों के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। और G20 की अध्यक्षता के दौरान हम भारत के अनुभव, ज्ञान और प्रारूप को दूसरों के लिए, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए एक संभावित ढांचे के रूप में प्रस्तुत करेंगे। और हमारा G20 प्राथमिकताओं को न केवल हमारे G20 भागीदारों बल्कि ग्लोबल साउथ वाले हिस्से में हमारे साथ चलने वाले देशों जिनकी बातें अक्सर अनसुनी कर दी जाती हैं के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा। हमारी प्राथमिकता हमारी एक पृथ्वी को संरक्षित करने, हमारे एक परिवार में सद्भाव बनाने और हमारे एक भविष्य को आसान्वित करने पर केंद्रित होगी। और अपने ग्रह को पोषित करने के लिए हम प्रकृति की देखभाल करने वाली भारतीय परंपरा के आधार पर स्थायी और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को प्रोत्साहित करेंगे। और मानव परिवार के भीतर सद्भाव को प्रोत्साहन करने के लिए हम खाद्य, उर्वरक और चिकित्सा उत्पादों की वैश्विक आपूर्ति को गैर राजनीतिक बनाने की कोशिश करेंगे ताकि भू राजनीतिक तनाव मानवीय संकट का कारण ना बने। और जैसा हमारे परिवारों में होता है, जिनकी ज़रूरतें सबसे ज़्यादा होती हैं, हमें उनकी चिंता सबसे पहली करनी चाहिए। हमारी आने वाली पीढ़ियों में उम्मीद जगाने के लिए हम बड़े पैमाने पर विनाश के हथियारों से पैदा होने वाले जोखिमों को कम करने और वैश्विक सुरक्षा बढ़ाने पर सर्वाधिक शक्तिशाली देशों के बीच एक ईमानदार बातचीत को प्रोत्साहन भी प्रदान करेंगे। और भारत G20 एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई उन्मुख, निर्णायक होगा। और हम भारत की G20 अध्यक्षता को संरक्षण, सद्भाव, उम्मीद की अध्यक्षता बनाने के लिए एकजुट हों। और आइए मानव केंद्रित वैश्वीकरण के नए प्रतिमान को स्वरूप देने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। अब देखेंगे क्या उपलब्धियां हासिल होती हैं G20 की। ये आप देखें जनसत्ता का एक आर्टिकल है और इसमें आप देखेंगे कि नाहक विवाद, अलग अलग देशों में संबंधों के अपने तकाजे होते हैं और कई बार वे किसी बेहद नाजुक छोर से जुड़े होते हैं। और इसमें बिना गंभीरता से विचार की गई किसी एक गतिविधि या बयान से नाहक विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। गोवा में हाल ही में आयोजित 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आखिरी दिन कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर आए बयान ने जिस तरह की विवादों की स्थिति पैदा कर दी है, वह इस बात का उदाहरण है कि कैसे किसी एक व्यक्ति की टिप्पणी उसके देश के सामने सफाई पेश करने के हालात पैदा कर दे सकती है। आपने देखा है हमारे देश में एक द कश्मीर फाइल्स आई हुई है और उसमें आप देख रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में घाटी में जो कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ था अमानवीय व्यवहार, उसी को लेकर ये मूवियाँ बनाई गई है और एक कहा जा रहा है कि उसी घटनाओं पर आधारित है। लेकिन आप देखते हैं कि हमारे देश में भी इस मूवी की कई लोग आलोचना करते हैं, कई लोग इसकी तारीफ करते हैं, प्रशंसक हैं। तो उसी की आप देखिए इंच मंच पर एक महानुभाव ने आप देखेंगे कि उसकी आलोचना कर दी, तो उसके बाद आप देखिए उनके देश को सफाई देनी पड़ी। और समारोह में शामिल फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर किसी की राय अलग हो सकती है, लेकिन उसे जाहिर करने का तरीका ऐसा भी हो सकता है जो स्वस्थ विमर्श या बहस का हिस्सा बने। और इसके बरकस समारोह में जूरी के मुख्य नदव लापिद ने फिल्म के बारे में अपनी जो राय सामने रखी, उसने बहस के बजाय विवाद को जन्म दे दिया। और जिस फिल्म ने हाल ही में एक गंभीर राजनीतिक प्रश्न पर चर्चा छेड़ी थी और माना जा रहा है कि उसने एक संवेदनशील मुद्दे को दर्शाने की कोशिश की है और उस पर नदव नापिद की गैर जरूरी तरीके से तल्ख और नकारात्मक प्रतिक्रिया ने स्वाभाविक ही कई लोगों के भीतर झोंक पैदा कर दिया। और संभव है कि किसी फिल्म के बारे में उनकी अपनी राय हो, लेकिन उसे सार्वजनिक पटल पर रखते समय उन्हें उसके प्रभाव के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए और खासतौर पर तब जब वो इसकी आशंका हो कि वैसे बयान से किसी तरह के कूटनीतिक सवाल खड़े हो सकते हैं और किसी बात को कहने का तौर तरीका भी उसके प्रभाव को अप्रत्याशित बना दे सकता है। और नदव लापिद चूंकि इजराइल में फिल्म निर्देशक हैं, इसलिए उनकी टिप्पणी पर उपजी प्रतिक्रिया में इजराइल की पहचान भी खोजी जाने लगी। और कश्मीर फाइल्स के बारे में उनकी राय से उपजे विवाद ने जब तूल पकड़ लिया तो इससे जितनी दिक्कत उन्हें हुई होगी, उससे ज़्यादा उनके देश के सामने एक असुविधाजनक स्थिति पैदा हो गई थी। और हालात यहाँ तक पहुँची कि भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने नदव लापिद की टिप्पणी के लिए अपने देश की ओर से कहा कि एक इंसान के रूप में मुझे शर्म आती है। और उन्होंने कहा कि हम अपने मेज़बानों से उस बुरे तरीके के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं
और कि हमने उनकी उदारता और दोस्ती के बदले यह दिया है। अपने देश के राजदूत की यह प्रतिक्रिया नदौ के लिए एक संदेश होना चाहिए। और दरअसल अलग अलग देशों के बीच कूटनीतिक संबंध कई बार इस कदर संवेदनशील होते हैं कि बहुत मामूली घटना में उसे उथल पुथल मच जा सकती है। और इसलिए किसी देश के आंतरिक मामलों से संबंधित समस्याओं और खासतौर पर राजनीतिक मुद्दों के बारे में आधिकारिक रूप से राय जाहिर करते हुए हर एक शब्द पर ध्यान रखा जाना चाहिए। और नदाव लापिद फिल्म समारोह में जूरी के मुख्य रूप में जरूर बोल रहे थे, मगर यह पहलू समझने में उन्होंने शायद जरूरी सावधानी नहीं बरती। और दूसरी ओर एक समस्या यह भी रही है कि समारोह में शामिल फिल्मों की विषय वस्तु कई बार बहस का विषय बन सकती है और उसमें कुछ अप्रत्याशित टिप्पणियां आने की भी आशंका होती है। इसलिए उसके सार्वजनिक प्रसारण को लेकर भी सचेत रहना जरूरी होना चाहिए। और गोवा में जिस मौके पर यह दुखद स्थिति पैदा हुई है उसे सीधे प्रसारण से बचा जा सकता था। बहरहाल इस मसले पर इजराइल की ओर से आई प्रतिक्रिया के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य में ऐसी अप्रिय स्थितियों से बचने की कोशिश की जाएगी। चलिए एक बार आप लोग गोवा देखना चाहें तो ये गोवा है, पणजी इसकी राजधानी है और महाराष्ट्र और आप देखेंगे कर्नाटक से सीमा लगती, यही ये हुआ है सम्मेलन। आप देखिए इस राष्ट्रीय सहारा, इसमें आप देखिए एक आर्टिकल निकला हुआ है एडिटोरियल, शर्मनाक समझदारी। ये आप देखिए उसी पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पर आप देखिए उन्होंने जो कहा है बलगर प्रोपेगेंडा, उसी को लेकर आप देखिए इसमें भी आलोचना उनकी की जा रही है। और एक बात सही बात है, आप देखिए कि हुआ है अत्याचार तो हुआ है जम्मू कश्मीर में। आप देखिए कि जिस तरह से वहाँ से भगाया गया, उन्हीं की बात होती रहती है। रूप बदलता रुपया, ये हिंदुस्तान में छपा हुआ है और हिंदुस्तान में भी आप देखते हैं अच्छे आर्टिकल एडिटोरियल छापे जाते हैं। तो आज से देश में डिजिटल रुपये में भी आधिकारिक खुदरा लेन देन की शुरुआत हो जाती है और डिजिटल रुपये का रिटेल ट्रायल फिलहाल देश के 4 शहरों मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और भुवनेश्वर में शुरू हो रहा है। और वैसे अभी बहुप्रचलित डिजिटल रुपये की शुरुआत प्रयोग के तौर पर एक निश्चित समूह के अंदर हो रही है। अगर यह प्रयोग सफल रहा है तो इसका विस्तार अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना और शिमला तक किया जाएगा। वास्तव में रुपये का यह बदलता रूप पिछले वर्ष अगस्त से ही ज़्यादा चर्चा में अनाधिकारिक तौर पर अनेक तरह के डिजिटल रुपये बाजार में चल रहे हैं और जिनकी गारंटी भारतीय रिजर्व बैंक नहीं लेता है, लेकिन इस डिजिटल रुपये के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिम्मेदार होगा। हमारी केंद्रीय बैंक भी है ना, कौन, आरबीआई, बैंकों का बैंक भी आप लोग कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इससे सुविधा यह होगी कि लोगों को आने वाले दिनों में किसी भी तरह की खरीदारी के लिए नकदी या चेक या ड्राफ्ट की जरूरत नहीं रह जाएगी। रुपये या मुद्रा की दुनिया में हो रहे इस बदलाव पर लोगों की कड़ी नज़र है और यह देखना चाहते हैं कि इससे उनकी सुविधा कैसी बढ़ेगी। और कुछ बातें स्पष्ट रूप से समझ लेने की जरूरत है। हम उस दौर में गुजर रहे हैं जहां नकदी रखने की जरूरत खत्म हो जाएगी। सरकार को मुद्रा की छपाई कम से कम या नहीं के बराबर करनी पड़ेगी। अगर ऐसा भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किया जा रहा है तो प्रशंसनीय है, लेकिन क्या इसमें कामयाबी मिलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऑनलाइन लेन देन से भ्रष्टाचार कितना कम हुआ है यह अपने आप में शोध का विषय है। रिजर्व बैंक का मानना रहा है कि अभी भी बाजार में कई बार नकली नोट आ जाते हैं, लेकिन डिजिटल रुपये के नकली होने की आशंका नहीं के बराबर होगी। नोट खोने, भीगने आदि का डर भी नहीं होगा। सरकार भी यह ठीक से जान पाएगी कि कितना पैसा वास्तव में किसके पास है। और वैसे लेन देन में सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की और यह लंबा रास्ता है, इसमें डिजिटल साक्षरता भी आड़े आएगी। बेशक सरकार को इस दिशा में कारगर कदम उठाने पड़ेंगे। यह जरूरी है कि तंत्र के स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार को वह जल्द से जल्द रोके। अगर सरकारी और कॉरपोरेट लेन देन भी पूरी तरह से डिजिटल हो जाए तो यह बड़ी सफलता होगी। आम आदमी या फिर खुदरा लेन देन पर नजर रखने से खास कुछ हासिल नहीं होगा। बड़े लेन देन में डिजिटल रुपये को बढ़ावा देना जरूरी है और जागरूकता भी जरूरी है। अभी जो अनाधिकारिक डिजिटल मुद्राएं हैं उनकी पहुंच या विस्तार सीमित है। आम लोग जब जानेंगे कि डिजिटल रुपये के जरिए लेन देन में ज़्यादा सुविधा या फायदा है तो निश्चित ही इसका प्रभाव बढ़ेगा। और ध्यान रहे, भीम, पेटीएम, गूगल पे इत्यादि का इस्तेमाल आम लोगों की भी तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन यहाँ ज़्यादातर लेन देन खाते से खाते में होता है। आज से जो प्रयोग हो रहा है अगर उसका उपयोग ई वॉलेट के जरिए ही होना है तो क्या इसके लिए अलग से शुल्क लगेगा? कहीं ऐसा ना हो कि ई वॉलेट का व्यवसाय बैंकों से अलग मजबूती से खड़ा हो जाए और इससे सेवा के लिए लोगों को की जेबें हल्की की जाए। और लोग अपने धन की सुरक्षा चाहते हैं और इसके लिए वित्तीय सेवाओं में चौकसी बढ़नी चाहिए। और कोई व्यक्ति सब्जी बाजार से शेयर बाजार तक डिजिटल रुपये से लेन देन तभी बढ़ाएगा जब उसे इसमें
अतिरिक्त लाभ मिलेगा और मुद्रा कोई भी चले पर आम आदमी का हित सबसे ऊपर रहना चाहिए। तो ये तो आप देख रहे हैं डिजिटल करेंसी की बात हो गई। और देखिए आपको बताया ना, चुनाव को और सुधर पाएंगे, और चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति की बात हो रही उन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं योग्य अधिकारी की चुनावों और सुधर पाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो आप सभी जानते हैं कि आपकी विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, इनके चुनाव के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। संविधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और आप देखेंगे कि इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वर्तमान में राजीव कुमार है। इसमें समस्या ये बनी हुई है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोई नियम कानून नहीं रखा गया है। इसमें आप देखें कि सीधी सी बात है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति पर आप देखते हैं राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। अब मान लीजिए कि अभी आप देखिए जो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, ये किसकी राष्ट्रपति कहते हैं आप लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रपति है, क्योंकि आपने देखा है कि उन्हीं ने चुनाव जिताया है। और आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी साहब जिस व्यक्ति की नियुक्ति करने के लिए कहें, और आप देखेंगे क्या ये मना कर पाएंगे? कर पाएंगी? कोई भी राष्ट्रपति हो तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप देख रहे हैं विवाद खड़ा हो रहा है कि आप मान लीजिए कोई बीजेपी के नेता को ही कल आप देखिए कि अगर चुनाव आयुक्त बना दिया जाए तो आप देखें तब तो और ज़्यादा विवाद खड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, कांग्रेस के समय में भी सवाल उठते रहे हैं, और राज्यपालों के मामले में भी आप देखते हैं सवाल उठते हैं। कई नेताओं को आप देखते हैं कि राज्य का राज्यपाल बना दिया जाता है और फिर विवाद खड़ा होता है। टी.एस. कृष्णमूर्ति पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त लिख रहे हैं, क्या इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयुक्तों की स्वतंत्रता पर टिप्पणियां की हैं, और जिससे एक बहस शुरू हो गई है कि ये टिप्पणियां मुख्य चुनाव आयुक्त के कामकाज पर टिप्पणी की तुलना में आयोग की प्रक्रिया को समझने की ओर अधिक झुकी है। और टिप्पणी में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. सेशन द्वारा प्रदर्शित पेशेवर स्वतंत्रता का एक संदर्भ दिया गया है। हालांकि सेशन के कामकाज को दूसरों से तुलना शायद उचित नहीं है, क्योंकि भारत के चुनाव आयोग के एक बहुसदस्यीय निकाय बनने से पहले उन्होंने कुछ समय के लिए एकमात्र मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में काम किया। पहले आप देखेंगे कि पहले एक केवल चुनाव आयुक्त हुआ करता था, बाद में 2 चुनाव आयुक्त, मतलब 3 सदस्य होते हैं इसमें। एक आपका मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, 2 अन्य आयुक्त हो गए, ठीक है। और एक बात और आप देखिएगा, अगर चुनाव आयोग से भरोसा उठ जाता है लोगों का तो लोग वोट डालने ही नहीं जाएंगे। अभी आप देखिए ईवीएम के बारे में गलतफहमी बनी रहती है कि हैक हो जाती है, वोट ऐसे डालते हैं उसे चला जाता है। तो अगर आप सोचिए कि यह हकीकत हो जाए, अगर आप सोचिए कि लोगों का भरोसा उठ जाए तो लोग जाएंगे नहीं, और फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहेगा वोट डालने नहीं जाएंगे। तो कोई संदेह नहीं है कि सेशन ने राजनीतिक दलों और राजनेताओं के मन में भय पैदा करने में उल्लेखनीय क्षमता या साहस का प्रदर्शन किया था, पर कई लोगों ने उनकी तानाशाही कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। और एक समस्या और आप देखते हैं कि आचार संहिता की बात होती रहती है, लेकिन आप देखते हैं कि कई लोग उसका उल्लंघन करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है। तो इसको लेकर भी सवाल उठते रहते हैं। जितना पैसा खर्च करने की उन्होंने सीमा रखी है चुनाव आयोग ने, उससे ज़्यादा आप देख रहे हैं खर्च हो रहा है, तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। दूसरा एक संदर्भ यह भी दिया गया है कि स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त के पास 6 साल का कार्यकाल होना चाहिए। यह भी गलत हो सकता है। मैं करीब 15 महीने मुख्य चुनाव आयुक्त रहा, लेकिन उसके पहले 4 साल चुनाव आयुक्त था, और मैंने किसी व्यक्ति को दबाव बनाने नहीं दिया। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो ज़्यादातर मुख्य चुनाव आयुक्तों ने अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखी है। स्वतंत्रता किसी व्यक्ति की प्रबंधन शैली में निहित है, और यह लंबे कार्यकाल से सुनिश्चित नहीं हो सकती है। ऐसे में योग्य व्यक्ति के चयन के लिए आयुक्त नियुक्ति प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। और इसमें आप देखें क्या कहा जा रहा है कि जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती है उसमें विपक्ष के नेता को शामिल करने की बात हो रही है, लोकसभा में राज्यसभा के उपसभापति को शामिल करने की बात हो रही है, और इस तरह की कुछ सुधार हो। एक बहुसदस्यीय चुनाव आयोग में सभी चुनाव आयुक्त समान रैंक के होते हैं, और यदि किसी व्यक्ति को सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है तो यह मौजूदा चुनाव आयुक्तों की क्षमता की अनदेखी होगी, और इसका परिणाम आदर्श नहीं हो सकता है। 2004 में चुनाव की पहली संस्था ने सुझाव दिया था कि सरकार एक सामूहिक निकाय के माध्यम से आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव पर विचार करे, जिसमें नेता प्रतिपक्ष, भारत के प्रधान न्यायाधीश का एक नामित व्यक्ति शामिल हो, जैसा मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति के लिए किया गया है। और चुनाव आयोग ने कहा है कि इस तरह के बदलाव से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और नियुक्तियों को अधिक विश्वसनीयता मिलेगी।
और जब आप देखिए विपक्ष का कोई नेता शामिल होगा उसमें लोकसभा का, तो आप देखते हैं कि वो विपक्षी भी तो वो उंगली नहीं उठा पाएंगे। और इसके अलावा नियुक्ति के स्तर पर यह सलाह दी जाती है कि चुनाव आयोग के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल सेवानिवृत्ति की तारीख के अनुसार यदि 2 नहीं है तो कम से कम 1 वर्ष का हो, और 1 वर्ष का हो। और नौकरशाही के बाहर से चुनाव आयुक्त नियुक्त करने का भी सुझाव दिया गया। और यह विचार दिलचस्प हो सकता है, पर ऐसे व्यक्तियों में राजनीतिक पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दलों के बीच व्याप्त कटुता को देखते हुए किसी उम्मीदवार पर आम सहमति बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यह महसूस किया जाना चाहिए कि अच्छी सेवा रिकॉर्ड वाली नौकरशाही की ही बेहतर चुनाव कराने की स्थिति में होंगे और योग्य अधिकारी कारगर सकते हैं। और यह भी तर्क दिया जा सकता है कि ऐसी नियुक्ति के लिए जजों पर विचार किया जा सकता है, पर भूलना नहीं चाहिए कि चुनाव प्रबंधन प्रशासनिक कार्य अधिक है और जिसमें तत्काल कार्रवाई की जरूरत पड़ती है। नौकरशाह कार्रवाई की मांग को पूरा करते हुए जटिल मुद्दों से निपटने में ज़्यादा मुफीद होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के संचालन के लिए एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया था और इसी काम के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जजों को जिम्मेदारी दी गई थी, पर महज 32 मतदाताओं के बावजूद चुनाव न हो सका और तब सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश से मुख्य चुनाव आयुक्त ने ही तय समय में काम पूरा किया था। एक सामूहिक निकाय के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया को बदलकर चुनाव आयोग की पारदर्शिता, अखंडता, स्वतंत्रता को बढ़ाया जा सकता है और चयन इस तरह से किया जाए कि प्रत्येक चुनाव आयुक्त का न्यूनतम कार्यकाल 1 या 2 वर्ष हो, ताकि अधिकारी चुनाव में जरूरी प्रशासनिक बदलाव ला सकते हैं। और इनके यही बात हो रही है। इस तरह से आप देखेंगे कि आज की कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल मुझे लगे कि बता देने चाहिए आप लोगों को, तो उनके बारे में हम लोगों ने एक एक करके देख लिया है। और बाकी आप लोग दैनिक जागरण के आर्टिकल तो सभी पढ़ लिया करिएगा, और मुझे अगर लगा करेगा कि बाहर से कोई आर्टिकल अच्छा है किसी अन्य न्यूज़पेपर का, वो जनसत्ता हो गया, दैनिक भास्कर तो देखते रहे, दैनिक भास्कर का हो गया या हिंदुस्तान का हो गया, और भी न्यूज़पेपर आते रहते हैं, तो उन्हें भी आपका इसी क्लास में हिंदी मीडियम के जो न्यूज़पेपर हैं हिंदी मीडियम के लिए उन्हें शामिल कर लिया करेंगे। आपकी तरफ से कोई सुझाव हो मेरे लिए कि और अच्छा क्या किया जा सकता है, तो आप लोग ज़रूर नीचे बताइएगा, ठीक है। और इंग्लिश के जो आर्टिकल मुझे लगेंगे कि अच्छे हैं उन्हें हम लोग फेसबुक पेज पर डाल दिया करेंगे, तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। और कोई सवाल हो, आपका सुझाव हो कि इनमें और क्या सुधार किया जा सकता है, तो आप लोग नीचे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मैं भी नया ही एक तरह से आप देखिए सभी क्लासें शुरू कर रहा हूँ, तो इनमें अगर सुझाव कमी कहीं लगती है आप लोगों को, तो हम और आप मिलकर उन्हें अच्छा करेंगे, सुधार करेंगे उनमें, ठीक है। क्योंकि हर कोई आप देखिए माँ के पेट से सीख कर तो आता नहीं है, यहीं हम लोग सब मिलकर सीखते रहते हैं। खैर, आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और तैयारी करते रहिए अपना। और देखिए प्रीलिम्स को ध्यान में मत रखिएगा, जब शुरू आप लोग तैयारी करते हैं ना यूपीएससी की और स्टेट पीसीएस में, तो उन्हें आप लोग मुख्य परीक्षा को भी साथ में लेकर चला करिएगा और प्रीलिम्स प्लस मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयारी किया करिएगा। बाद में जब प्रीलिम्स नज़दीक आ जाता है तो उस समय आप लोग पढ़ सकते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट व्यू से केवल, ठीक है।